नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शुक्ला हूं और आप देख रहे हैं सागर एकेडमी। दोस्तों, पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए शुक्ला सर ने एक बेहतरीन प्रोग्राम लॉन्च किया है पीसीएस प्री एग्जामिनेशन में। और इस संदर्भ में मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय लेकर के हाजिर हूं आपके लिए। दोस्तों, पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए 5 जो कोर विषय होते हैं उनमें से एक मुख्य विषय होता है जिसे हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। और इसी संदर्भ में एक पूरी यात्रा लेकर के मैं शामिल हूँ। और आज का जो सेशन है खास करके ये सेशन आपको ये बतलाने के लिए है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इस पूरे पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में किस तरह से तैयारी की जाए और इसमें क्या शामिल किया जाए, इसका पाठ्यक्रम क्या हो सकता है। और पाठ्यक्रम के साथ साथ ये हमें देखना है कि किसी भी विषय वस्तु को कवर किया जाए तो उसके तहत हम किस तरह से तैयारी स्टार्ट करें। और एक आध दो हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे किस तरह से एक आध दो टॉपिक पे कैसे चर्चा या परिचर्चा शामिल की जा सकती है। तो दोस्तों, आज का जो प्लान है या पूरे सेशन का प्लान है वो मैं एग्जैक्टली क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या हमें करना है। तो पहला जो आज का सेशन है वो ये है कि हमें पाठ्यक्रम देख लेना है, यानी कि सिलेबस। और पाठ्यक्रम के अलावा ये देखना है कि यूपी पीसीएस प्री 2020 के लिए साइंस एंड टेक की महत्ता क्या है, यानी इसका अंक भार कितना हो सकता है। और तीसरा जो हमारा मोटो होगा आपके लिए वो ये होगा कि इस पूरे प्रोग्राम में, यानी कि जो आप तैयारी शुरुआत कर रहे हैं उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पाठ्य सामग्री क्या होनी चाहिए हमारे लिए संदर्भ में। इसके अलावा और कोई अगर बात करें मोटे मोटे तौर पे तो ये हम देख लें कि इस पूरी तैयारी के दौरान किस तरह की सावधानी बरती जाए जिससे कि हमें किसी भी तरह या किसी भी स्थितियों में कि अपने जो दिशा है, जो हमारा रोड मैप है, उससे कोई भटकाव ना होने पाए। तो दोस्तों, पहला जो प्रोग्राम है वो ये है पाठ्यक्रम को लेकर के, और दूसरा है उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स परीक्षा 2020 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की महत्ता है, इसका अंक भार कितना हो सकता है। और तीसरा हमें चेक कर लेना है कि इस प्रोग्राम की तैयारी के दौरान साइंस एंड टेक पे काम करने के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक क्या होनी चाहिए, अर्थात हमारी पाठ्य सामग्री क्या होनी चाहिए। मैं या कोई भी टीचर क्लासरूम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ाता है तो क्लासरूम का नोट्स तो होता ही होता है, साथ ही साथ हम लोगों का व्यक्तिगत मानना है या मेरा स्वयं व्यक्तिगत मानना है कि हमारे पढ़ाने के अलावा आपके हाथ में कुछ पाठ्य सामग्रियाँ भी होनी चाहिए, तो उससे आपका काम और बेहतरीन हो सकता है। इसके अलावा पूरे तैयारी के दौरान या पूरी सेशन के दौरान, जो कि 2-3 महीनों का सेशन है आपका, और इसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उस दौरान हमें किन सावधानियों से गुजरना है, खास करके पीसीएस प्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर के, तो उस पर हम खास चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक छोटे से टॉपिक पे कवर अप करेंगे कि किस तरह से हम साइंस पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये शुरुआत करते हैं पहले सेशन पर। और पहला हमारा जो सेशन है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पाठ्यक्रम। तो इसके अलावा इन सबको मैं हटा देता हूँ और केवल बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम में जो बातें लिखी गई हैं आपको समझाने के लिए, वो केवल इतनी सी लिखी गई हैं कि सामान्य विज्ञान। अब समझने वाली बात है कि सामान्य विज्ञान, केवल सामान्य विज्ञान की बात की गई है। सामान्य विज्ञान का आशय तो यही होता है, मोटे तौर पर किसी से पूछा जाए कि सामान्य विज्ञान की तैयारी कैसे की जाए तो उनका यही उत्तर होता है कि नॉर्मल क्लास में कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की एनसीईआरटीज़ कवर कर लीजिए, सामान्य विज्ञान आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी कुछ उचित तरीके से बनने वाली नहीं है। भले ही एनसीईआरटी आपका बेस तैयार करे, बशर्ते आज हम 21वीं सदी की तकनीकी में प्रवेश कर चुके हैं, 21वीं सदी में हैं। यहाँ का जो विज्ञान है, यहाँ का जो विज्ञान की अवधारणा है वो पूरी तरह से चेंज है।
हमें एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ कवरअप करने होते हैं, खास करके पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसमें क्या क्या समाहित है या इसका एक्सपेंडेबल मैटर कितना है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मैं एक्सपेंडेबल मैटर में ये देखें कि सामान्य विज्ञान में हो क्या सकता है। तो इसमें जो पहला सेशन है वो है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। इसे हम कहते हैं बायोलॉजी। दूसरा है भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स। तीसरा है रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री। और चौथा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली ये 4 मुख्य विषय वस्तु हैं हमारे लिए इस तैयारी के दौरान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि इस पे या इन पूरे सेशन पर हम किन पर ज़्यादा काम करें और किन पर थोड़ा कम काम करें। पूरी तैयारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो होता है किसी भी सेशन में वो ये होता है कि क्या ना पढ़ा जाए और क्या ज़्यादा पढ़ा जाए। तो अभी जो पुराने 10 वर्षों का अगर हम विश्लेषण देखें उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं की और ख़ास करके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विश्लेषण देखते हैं तो अभी तक की कहानी ऐसा है कि जीव विज्ञान का ही बोलबाला है, यानी कि बायोलॉजी का ठीक ठाक बोलबाला है, फिर फिजिक्स आता है, फिर केमिस्ट्री आता है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें यानी कि स्पेशली साइंस एंड टेक की बात करें तो प्रीलिम्स परीक्षा में केवल करेंट से बिलोंग करते हुए ही चीज़ें दिखी हैं। जैसे इस बार का अगर हम उठा कर देखेंगे तो चंद्रयान 2 से जुड़ा हुआ सवाल पूछा कि चंद्रयान 2 किस वाहन से गया, तो जीएसएलवी मार्क 1 या M1 से गया। तो इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर भी अभी पुट होने शुरू हो गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी 1, 2, 3 क्वेश्चन कवरअप होना शुरू हो गया है, चाहे जो भी एग्जाम्स हो उत्तर प्रदेश में। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ थोड़ा बहुत यानी कि थोड़ा बहुत खास है कि करंट बेसिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी हमें कवरअप कर लेना होता है, तो चीज़ें हमारे लिए बेहद आसान सी हो जाती हैं। तो दोस्तों कहने के लिए 4 सेशन है, पर चारों सेशन को अगर संयुग्मी तरीके से देखा जाए या यूँ कहें कि हम इसे एक न्यायसंगत तरीके से पढ़ने की कोशिश करें तो थोड़ा सा अलग अलग वेटेज पे हमें कवर करना होता है। यानी कि बायोलॉजी थोड़ा ज़्यादा, फिजिक्स थोड़ा सा उससे कम और केमिस्ट्री तो बिल्कुल उतनी ही केमिस्ट्री जितनी हम डाइजेस्ट कर सकें, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स के पुटअप कवरअप करने होते हैं। तो कहने का आशा है कि बिल्कुल रणनीति पर आधारित होकर के हम लोग अगर चलते हैं तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जितने भी सवाल हैं वो तकरीबन 90 से प्लस अधिक प्रतिशत में हम बिल्कुल टच करके आते हैं और वो पूर्णतया सत्य निकलता है, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सही निकलते हैं। और अगर इस तरह से आपके 5 कोर विषय ठीक ठाक मुद्रा में आगे बढ़ते चले गए तो फिर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकालने से कोई मनाही नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ये तो रहा इसका एक मोटा मोटा आंकड़ा जो हम आपको समझाना चाह रहे थे कि इसके पाठ्यक्रम में क्या हो सकता है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्व या इसके अंक भार पर हम बात कर लें कि विगत वर्षों के विश्लेषण पर आधारित कितने अंक आए हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें यूपी पीसीएस प्री परीक्षा में तो आपको सीधी सीधी बात है पता है 150 प्रश्नों की ये सीरीज होती है। और इन 150 प्रश्नों में यदि हम देखें कि इसमें सामान्य विज्ञान का कितना रोल अप हो रहा है तो वो 25 ± 2 यानी कभी 23 से स्टार्ट होकर के 27 तक के इसके आंकड़े गए हैं। अब 23 से स्टार्ट होकर के 27 तक आंकड़े जाने का आशय है कि हम लोग ये भी देखते हैं कि विज्ञान का पुटअप ज्योग्राफी में कितना गया है, विज्ञान का पुटअप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कितना गया है, या विज्ञान का पुटअप और विषयों में कितना कवरअप किया हुआ है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर आंकड़ा देखा जाए तो 25 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं
इस परीक्षा में, और जिस परीक्षा में 25 क्वेश्चन आपको 150 प्रश्नों की सीरीज़ में मिल रहे हैं, तो इस लिहाज से ये विषय या यह विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। तो अब उम्मीद ये करिए कि इस परीक्षा में, यानी कि 2020 में भी, कोविड-19 इरा के दौर में भी अगर आप साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन वाले व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है कि आज इस दौर में हर किसी की निगाहें, भले ही लेट वैक्सीन आ रही है, भले ही लेट मेडिसिन आ रही है, पर इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पूरा ज़माना साइंटिफिक है, हर किसी की निगाहें विज्ञान की तरफ हैं, तो आपकी भी निगाहें इधर ही होनी चाहिए, और इसी से बूस्टअप करके और विषय भी आपके बड़े मजबूत से हो सकते हैं। मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप विज्ञान की तैयारी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो आपके दिमाग की जो मसल्स होती हैं और मजबूत होती हैं, और बेहतर तरीके से आप अन्य विषय को भी लिंकअप करना शुरू कर देते हैं। कभी भी ये ध्यान देना होगा कि दो तरह के ऑफलाइन सेक्टर में विद्यार्थी मिलते हैं, या दो तरह के साथी मिलते हैं। एक तो मानविकी विषय के होते हैं, उनको लगता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना थोड़ा सा टफ है, बट और दूसरे मिलते हैं वाकई में साइंस बैकग्राउंड को, उनको लगता है कि हम ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं। दोस्तों, इस सिविल सेवा के सेक्टर में अगर मैं आपको समझाऊं कि इस पूरी सिविल सेवा में ना तो कोई मानविकी विषय का है, ना ही कोई साइंस विषय का है, खास करके विज्ञान को लेकर के यहाँ पर साइंस का आशय है पूरी तरह से अप्लाइड साइंस, पूरी तरह से व्यवहारिक साइंस, ऐसा साइंस जो हमारे दिन भर की रोज़मर्रा के जीवन में काम आ रहा है और उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं, वही साइंस यहाँ पे कवर अप हो जाता है। तो अभी मैंने आपको ये दिखाया कि अंक भार की स्थिति क्या है, तो इस लिहाज से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपके काफ़ी काम आने वाला है। तो ये कंडीशन रहा यहाँ पे, और हमने आपको समझा दिया कि विज्ञान में खास करके बायोलॉजी को हम यूँ मान लें कि 50% प्लस पूरे, और अगर हम फिजिक्स को यह मान लें कि 30% प्लस, और केमिस्ट्री को यह मान लें 20%, या यूँ कह दें कि 20 ना मान के 50 कह दें, 15, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी कह दें 15। तो मेरे हिसाब से ये आंकड़े हो सकते हैं प्रश्नों के आने के, जो या जिस तरह से आप तैयारी करते हैं उस तरह के आंकड़े आपके हो सकते हैं। तो ज़्यादा पुटअप, थोड़ा कम पुटअप, थोड़ा कम पुटअप, या बराबर के आसपास हमें इस तरह की तैयारियों में अगर आगे बढ़ चलें तो बेहतर होता है। अब एक और सवाल बनता है यहाँ पर कि क्या केवल पढ़ने से ही काम चल जाएगा? व्यक्तिगत मेरा मानना है पढ़ने से या मेरे पढ़ाने से चीज़ें तो बेहतरीन हो जाती हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सब हर किसी को पता है, तो प्रैक्टिस के लिए आप सेशन ज्वाइन करें, या खूब ढेर सारा, जैसे ही टॉपिक ख़त्म हो उस पर फटाफट प्रैक्टिस करना शुरू करें। अब अगर मैं बात करूँ स्पेशली कि बायोलॉजी पे क्या है, या फिजिक्स पे क्या है, या केमिस्ट्री पे क्या हो सकता है, कितने हम पुटअप ले सकते हैं, तो उसको हम लोग अलग अलग देखें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपको समझाएं कि बायोलॉजी में कितना कवरअप हमें लेना होगा, या कितना बेहतर लेके चलेंगे, तो अपनी ऑफलाइन की क्लासेस में हम लोग पूरी बायोलॉजी को कुल 4 सेगमेंट में बांट करके कवर कर लेते थे, और यही ऑनलाइन में होगा, कोई खास अंतर नहीं होता। यहाँ तक कि इस कोविड-19 के इरा में हम लोगों ने तो देखा कि ऑनलाइन में ज़्यादा और मेहनत लग रही है ऑफलाइन की सापेक्ष। ऑफलाइन में आप लोग रहते हैं, आपसे कुछ बातें भी हो जाती हैं, ऑनलाइन में कुछ संभव नहीं होता। लगातार हम आपसे मूक दर्शक के तौर पर होते हैं, आप और चीज़ों को तेज़ी से ले चल रहे होते हैं। तो यहाँ भी वही टफ है, वही चीज़ें बेहतरीन चल रही हैं, कोई अंतराल नहीं होता, बशर्ते आप घर पे रहिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो इन 4 हिस्सों में हम लोग अगर देखें, हम आपको बताएं कि पहला क्या होता है। तो पहले सेशन में प्योर बायोलॉजी हम लोग कवर करते हैं, और दूसरे सेशन में दोस्तों हम लोग बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, या इसे हम कह रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। और तीसरे सेशन में हम लोग काम करते हैं ह्यूमन हेल्थ, एंड न्यूट्रिशन एंड डिजीज पे काम कर लेते हैं। और चौथे सेशन पे बायोलॉजी पे हम काम करते हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये हमारा सेशन होता है 4। तो प्योर बायोलॉजी का मतलब है विशुद्ध तौर पर जीव विज्ञान, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान, और
या मानव के शरीरों के बारे में, पूरे मानव के अंगों के बारे में पूरी जानकारी। और ह्यूमन हेल्थ का आशय है मानव स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन का आशय है मानव का पोषण, और साथ साथ में मानव से संबंधित तमाम तरह की बीमारियां। ठीक है, कोविड-19 की इरा में बीमारियां पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहानी यहीं से कुछ गड़बड़ हुई और हम लोग लगातार घरों में पूरी तरह से सिमट चुके हैं, बैठ चुके हैं। और प्लांट किंगडम का आशय है पादप जगत, एंड एनिमल किंगडम का आशय है कि ऐसी जीव जगत के बारे में जानकारी लिखना, यानी कि छोटे से लेकर के बृहद स्तर के जीवों के बारे में वो संपूर्ण जानकारी हासिल करना जो एग्जामिनेशन हमसे पूछने की कयावत कर सकता है। इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक होता है जिसे हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, और इसे सामान्य भाषा में अगर हम आपको बताएं कि ये क्या है, इसे हम अनुवांशिकता के नाम से जान जाते हैं। दोस्तों, ये 4 पुटअप रहे हैं बायोलॉजी के। अब इन चारों को अगर एक्सपेंड करें, इनको फैला के आपको समझाएं कि प्योर बायोलॉजी में कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं, या ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी में कौन से टॉपिक होते हैं, या ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन या डिटीज़ में कौन से टॉपिक होते हैं, थोड़ी सी चीज़ें और बेहतरीन हो सकती हैं। तो दोस्तों, आइए सबको मैं अलग तरीके से आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बायोलॉजी का सेशन हटा लेते हैं, और इसके बाद हम आपको ये दिखाते हैं कि प्योर बायोलॉजी में क्या होता है। दोस्तों, प्योर बायोलॉजी में पहला जो टॉपिक होता है आपको समझाने के लिए, वो होता है सेल, यानी कि हिंदी में अगर इसे लिखें तो ये होगा कोशिका। और दूसरा जो टॉपिक इसमें कवर अप करते हैं पीसीएसपीटी के लिए, वो होता है ऊतक। अंग्रेजी में से हम कहते हैं टिश्यू। हम कोशिश कर रहे हैं दोनों भाषा के अभ्यर्थियों के लिए, हालांकि उत्तर प्रदेश है तो अधिकतम हिंदी भाषी के क्षेत्र के होंगे, फिर भी हम दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि बैलेंस करके चलता रहे। ठीक है, तो ये स्थितियाँ रही। 2 बड़े अच्छे टॉपिक होते हैं, कोशिका और ऊतक। दोस्तों, ये जो सेल टॉपिक है यूपीएससी का बड़ा पेट टॉपिक है, वहाँ से खूब सारे सवाल आते हैं। जब आप कभी यूपीएससी की तैयारी करें तो वहाँ पे देखेंगे। और पूरी तरीके से सेल से ही पढ़ाई करके हम लोग बायोटेक्नोलॉजी तक मूव करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बेहतर जानकारी हासिल कर लेते हैं। हाल फिलहाल हम यहीं पे कवर अप करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कुछ सवाल जो हो सकते हैं पीसीएसपीटी के लिए। तो सेल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कोशिकाओं के बारे में पूरा अध्ययन, और कोशिकाओं के साथ साथ हमें कोशिकांगों का पूरा अध्ययन, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, कोशिका की रासायनिक क्रियाएं कैसे होती हैं, किस तरह से हमारी जीवन रेखा चल रही है कोशिका पर आधारित होकर के, या कोशिकीय संरचना का पूरा पुटअप क्या होता है, वो सवाल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टिश्यू के बारे में, तो कोशिका से थोड़ा अप होकर के हम बात करें तो कोशिकीय समूहों का एक जो संगठन होता है उसको हम टिश्यू के तौर पर समझ सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो टिश्यू पे अब टिश्यू पढ़ते समय हम जैसे कोशिका पढ़ते समय हम कोशिश करते हैं कि प्लांट सेल अलग से पढ़ा जाए और एनिमल अलग से सेल अलग से पढ़ा जाए, वैसे ही प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू अलग अलग सेशन पे हम लोग कवर अप कर लेते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में कौन से टॉपिक होते हैं, दोस्तों बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। ये मान लीजिएगा कि पूरी बायोलॉजी का की जान है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें कुल मिलाकर के 8 से 9 ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से बखूबी सवाल बनते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो यदि मैं इनका जिक्र करूँ कि क्या क्या ऐसा टॉपिक आपको मिल जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो आपको हम दिखाते हैं मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान में। तो एक बार इनको हम हटा लेते हैं यहाँ से और कवर करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें पहला जो टॉपिक है वो है रक्त तथा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये शुरुआती टॉपिक होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। इसमें हम क्या कवर करते हैं या किस तरह से सवाल बन सकते हैं आपके पीसीएसपीटी में। जो सवाल बनते हैं वो ब्लड से बिलोंग करते हुए सवाल होते हैं कि ब्लड के बारे में या ब्लड की जो कंडीशंस हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स के बारे में आप समझाएं, या ब्लड प्लाज्मा के बारे में आप समझाएं, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है वो आप बताएं। आरबीसी बढ़ रहा है कि घट रहा है, या डब्ल्यूबीसी बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या हो जाता है, उसकी काउंटिंग क्या होती है, या प्लेटलेट्स का काउंट क्या होता है, उससे होने वाली बीमारियां क्या होती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी समस्याएं कैसे उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है, उससे कैसे क्लॉट कर सकते हैं, क्लॉट करने में कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ करते हैं, इन्हें हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, या एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ब्लड का ग्रुप कैसा होता है, ब्लड ग्रुप के बारे में कौन बताया, किस तरह से वर्किंग करता है ये। इसके अलावा जो नए नए ब्लड ग्रुप बन रहे हैं, जैसे कि अगर हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करें, गोल्डन ब्लड ग्रुप की बात करें, या
इंट्रा ब्लड ग्रुप की बात करें, RH नल फैक्टर की बात करें, तो ऐसे तमाम ब्लड ग्रुप मार्केट में अवेलेबल हैं। या ABO ब्लड ग्रुप तो बहुत पुराना हो चुका, वहाँ से कवर करते हैं। इसके अलावा ब्लड की अगर हम बात करें तो माता पिता के द्वारा बच्चों में प्रभावित करने वाले ब्लड ग्रुप के बारे में सवाल कर सकता है। ब्लड ग्रुप से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों के बारे में कवर अप कर लेते हैं। तो ये इस पूरे सेशन का मुद्दा होता है। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़ें तो रक्त नलिकाओं के बारे में सवाल हो सकता है कि ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं, वेन्स क्या हैं, आर्टरीज क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। एग्जामिनेशन में अलग अलग सवाल कर सकता है। एक नया ट्रेंड आ चुका है इस समय, और वो ट्रेंड ये है कि देखो, दो तरह के सवाल होते हैं। ये पहला सवाल है, पहला तो MCQ टाइप का सवाल है, लेकिन कभी कभी कथन और कारण जैसे सवाल होते हैं। तो ऐसे सवालों में लगातार अगर आपको फैक्चुअल जानकारी है तो काम बनने वाला नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरह से कवर अप होता है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर बड़ा होकर चलना होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे हम कवर करेंगे। इसके अलावा इसी टॉपिक में हार्ट से बिलोंग करता हुआ सवाल बनता है कि लेफ्ट साइड का हार्ट किस तरह से कवर अप होता है, या हार्ट का राइट हिस्सा कैसा है, हार्ट की वर्किंग फंक्शंस क्या होती है, हार्ट से जुड़ी बीमारियां कौन कौन सी हैं, हार्ट का डायग्नोसिस कैसे होता है, हार्ट से जुड़े हुए बीमारियों का डायग्नोसिस कैसा होता है, हार्ट का सर्जरी कैसा होता है, ओपन हार्ट सर्जरी क्या है, इसके अलावा आर्टिफिशियल हार्ट किस तरह से वर्कअप करते हैं, तो ये, या ब्लड बैंक क्या होता है, किस आधार पर उसे हम रखते हैं, ये तमाम सवाल यहाँ पे कवर होने की स्थितियाँ बन जाती हैं। इसके अलावा हम दूसरे टॉपिक पे बात करें कि PCSPT में महत्वपूर्ण ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या है, तो दूसरा है श्वसन तंत्र, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, और हाल फिलहाल में तो बड़ा काम वाला टॉपिक हो चुका है। कोविड-19 में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला अगर कोई ऑर्गन है तो क्या हो सकता है? हमारा लंग्स हो सकता है। और लंग्स किस में शामिल है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में शामिल है। बिकॉज इन दिस केस, इन केस ऑफ द कोविड-19, फर्स्टली बी डैमेज आवर लंग, हम अपना लंग डैमेज कर सकते हैं, यहाँ से गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए श्वसन तंत्र का थोड़ा सा मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है इस बार, कि श्वसन तंत्र क्या है, किस तरह से शामिल होता है नाक से लेकर के, और इसके अलावा हमारे स्वरयंत्र से क्रॉस करता हुआ, या हमारा जो फेफड़ा है अब राइट या लेफ्ट जिस तरह से वर्क करता है, फेफड़े में जो वायुकोश होते हैं एल्बियोलिस, जिन्हें हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स कहते हैं, उनको किस तरह से समझा जाए, और लंग्स हमारे ब्लड को किस तरह से साफ़ करता है, यानी कि O2 एंड CO2 का जो आदान प्रदान होता है वो किस तरह से होता है, ये सारे फंक्शंस हमें कवर करने होते हैं। इसके अलावा लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई जितनी भी डिटीज़ हैं उनके बारे में हमें कवर करना होता है। अस्थमा बहुत ही पुरानी बीमारी है, इसके अलावा और ऐसी बीमारियाँ जिसमें हमारा एल्बियोली जाम हो जाता है, जैसे निमोनिया। भाई सीधी सी बात है, कोविड-19 में क्या हो रहा है, हमारे एल्बियोली, हमारे जो फेफड़े की एल्बियोली है उसी में जा कर के बहुत सारे बलगम जम जा रहे हैं। अब जब एल्बियोली में बलगम जम जा रहे हैं तो गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, और सांस तेज़ी से फूलना शुरू होता है, और अचानक व्यक्ति को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये एक सेशन है जहाँ पे हम कवर करेंगे। इसके अलावा अगर तीसरे टॉपिक पे हम जाएं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ध्यान दीजिएगा, बड़े महत्वपूर्ण, यहाँ तक कि अगर मैं तो कहूँ कि विज्ञान का मतलब पढ़ना ही नहीं है, विज्ञान का मतलब अपने जीवन को सीखना है। भाई सीधी सी बात है, हम एक बॉडी लेके खड़े हैं, और आज के दौर में अगर आँख खोल के देखा जाए तो कितना लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के अवेयर हैं। जरा सी सच बता रहा हूँ, जरा सा अगर खांसी इस समय आ जाए, रियलिटी में इस समय आज के दौर में अगर खांसी आ जाए, हल्का सा गला भर जाम हो जाए, तो भले ही हम कितने सावधान हैं, भले ही कितने हम सजग हैं, ये जान रहे हैं कि डेथ रेट बहुत ही कम है, ये जान रहे हैं कि चीज़ें रिकवर तेज़ी से हो रही हैं, लेकिन दिमाग के तोते तोड़ना शुरू हो जाती हैं, सच्चाई है, और ये मान के बैठिए। तो एक कहानी ऐसी है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना सावधान रहना पड़ रहा है। ऐसी दशा में यदि हम विज्ञान की मूलभूत चीज़ें नहीं जानें, खास करके अपने बॉडी के बारे में ना जानें, तो फिर ये तो कितनी मूर्खता की बात हो सकती है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल बेहतरीन हैं, और मुझे लगता है कि विज्ञान सबके लिए है, मात्र ऐसा नहीं कि पढ़ने वालों के लिए है। तो जब आप ये सबके लिए है और आपके लिए स्पेशली है, तो फिर स्पेशली आपको ही पढ़ना है, तो आप इसके लिए सावधान हैं और तेज़ी से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा तीसरा जो टॉपिक है वो है मानव तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, इसमें जो सवाल बने हैं पिछले PCSPT में, वो बने हैं ह्यूमन ब्रेन को लेकर के, मानव मस्तिष्क को लेकर के, कि किस तरह से कहाँ से वो फंक्शन करता है, फोर ब्रेन कैसे है, मिड ब्रेन कैसे है, हिंड ब्रेन कैसे है, यानी कि अग्र मस्तिष्क कैसा है, या अग्र मस्तिष्क के कार्य क्या होते हैं, लोब्स क्या होती हैं, फ्रंटल लोब्स या पैरेटल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स कैसे काम करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या है, तो मिड ब्रेन से सवाल बने हैं,
या हिंड ब्रेन से पश्च मस्तिष्क के सवाल बने हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा से कवर अप हुआ है कि मेडुला ऑब्लिंगेटा कैसे वर्क करता है। इसके अलावा जो सवाल बने हैं पीसीएसपीटी में वो हमारी तंत्रिका तंत्र में खास करके बने हैं मेरुरज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड से हमारी जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो कहाँ से कवर करता है, कौन कौन से रिफ्लेक्स एक्शन है और किस तरह से हमारे इनपुट ऑर्गन पे हमारा ब्रेन वर्क करता है। ब्रेन से जुड़ी हुई वो अमूलचूल बीमारियाँ जैसे कि एपिलेप्सी है जो कि बड़ी सामाजिक सी बीमारी है जिसे हम मिर्गी के नाम से जानते हैं गांव में। इसके अलावा अल्जाइमर कैसे होता है, पार्किंसन से कैसे बचा जाए या किसकी वजह से होता है, हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे वर्कअप करते हैं, या इसके अलावा सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक वर्क कैसे हो रहा है हमारे न्यूरॉन सिस्टम का। तो ये तमाम चीज़ें इस टॉपिक में कवर होती हैं जिसे हम तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। अगर चौथी अगर बात करें हम कि चौथा सेशन क्या है तो वो है मानव संवेदांग। दोस्तों अगर बात की जाए कि संवेदांग कितने हैं तो 5 हैं, आँख, कान, नाक और जिह्वा तथा त्वचा। तो अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है पीसीएसपीटी के लिए, देखिए हमारा जो पूरा फोकस है टोटली वो पीसीएसपीटी को है और पीसीएसपीटी को लेकर के उन्हीं टॉपिक पे फोकस है जिससे सवाल बन सकता है। उद्देश्य यह है अधिक से अधिक सवाल कवर अप करने। तो अब 5 हमारे ऑर्गन हैं जो कि संवेदांग है यानी सेंसरी ऑर्गन है। आँख बहुत ही महत्वपूर्ण है पीसीएसपीटी के लिए, कान थोड़ा सो है, कान चल जाता है, और जिह्वा भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, और नाक से तो उतने सवाल नहीं बने अभी तक हाल फिलहाल में। इसके अलावा स्किन भी थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कवर कर लेता, छोटा सा टॉपिक है ये। तो इतने सारे टॉपिक हैं जो कि पीसीएसपीटी के लिए, हाँ आँख सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आँख से जुड़े हुए खूब सारे सवाल विगत वर्षों में पूछे गए हैं। अब हम आपको सिलेबस पूरा बताएंगे, कवर अप वही करेंगे, लेकिन मेरी जो सलाह आपके लिए वो यही है कि ऐसे बिंदुओं पर खूब फोकस करें जहाँ से सवाल विगत वर्षों में बनते रहे हैं, कि आपको खींच करके या तेज़ी से या आपको अन्य विषय भी कवर अप करने हैं, यानी कि साइंस के अलावा 4 और कोर विषय होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसे बिंदुओं को खूब फोकस किया जाए जहाँ से विगत वर्षों के सवाल बने हैं और वहीं से सवाल आते भी हैं। ये आपकी सच्चाई है जिसे आप मानते भी हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें कि चौथा या 5वां और कोर टॉपिक्स हो सकें तो इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में और अगर हम टॉपिक आपको समझाएं तो वो हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम। जी, इसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। दोस्तों बड़ा प्यारा सा टॉपिक है ये और यहाँ से सवाल खूब बन रहे हैं हाल फिलहाल में डाइजेस्टिव सिस्टम से। यहीं पर हम पढ़ते हैं लीवर के बारे में, यहीं पर हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बारे में, और यही जो टॉपिक होता है छोटी आंत बड़ी आंत से लेकर के पूरा का पूरा सेशन लेकर के ये चलता है। तो इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है हमारे लिए और आपके लिए भी। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना बड़ा ही लाभकारी हो सकता है इस पूरे सेशन में। इसके अलावा अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा तो क्या हो सकता है, वो हो सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र के बारे में, और खास करके अभी की जो ट्रेंड है मानव प्रजनन तंत्र को लेकर के, मानव प्रजनन तंत्र के अलावा जो और लिविंग थिंग्स के प्रजनन तंत्र हैं या प्रजनन के प्रकार से सवाल खूब बने जा रहे हैं कि कौन सा प्रजनन किस तरह का होता है, कैसा जीवधारी है, वो किस प्रकार का प्रजनन करता है। तो वहाँ से खूब सवाल बने हैं विगत वर्षों में, तो वो महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से टॉपिक हो सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं हिंदी में उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, और इसमें स्पेशली जो हम पढ़ते हैं वो है ब्रिक यानी कि किडनी के बारे में कवर करते हैं। और इसके अलावा यूरिन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस तरह की चीज़ों में यूरिन में क्या बढ़ जाता है, क्या घट जाता है, क्या खाने से बुखार में यूरिन में क्या ज़्यादा हो जाता है, या शुगर होने पर यूरिन में क्या ज़्यादा बढ़ जाता है, या और किसी भी तरह की समस्या व्रत करने से या फास्ट रहने से यूरिन में क्या समस्या आती है। तो पेशाब की जांच होती है, यूरिन की जांच होती है, उस आधार पर हम लोग बता सकते हैं। इसके अलावा यूरिन से जुड़ी हुई या ब्रिक से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि स्टोन हो जाता है किडनी में, कैल्शियम ऑक्सलेट का जमाव हो जाता है, तो उसकी वजह क्या है, उसके रखरखाव पर ध्यान कैसे दिया जाए, ये तमाम चीज़ें इस सिस्टम में हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और सेशन हो सकता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और वो क्या हो सकता है उसे हम अगर यहाँ पे दें तो प्रमुख ग्रंथि एवं हार्मोन। कोई भी पेपर है या कोई भी एग्जामिनेशन हो रहा है हाल फिलहाल में तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड हार्मोन। यहाँ से सवाल खूब बनते हैं और इनसे जुड़े हुए हार्मोनों से क्वेश्चन आते रहते हैं।
तो ये टॉपिक हमें कवर करना है। और इस तरह से कुल 7 या 8 टॉपिक हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी से जुड़े होते हैं, जिनको यदि कवर कर लिया जाए तो हमारा व्यक्तिगत मानना है कि बायोलॉजी की अमूलचूल चीज़ें काफ़ी हद तक निपट चुकी होती हैं। इसके बाद दोस्तों बायोलॉजी में और क्या हो सकता है, तो हमने तीसरा सेशन आपके लिए दिखा है ह्यूमन हेल्थ एंड, आपको पता होगा कि मैंने लगातार हम लोग सेशन पे काम कर रहे हैं, तो अगर इसे हम बताएं कि अगला है ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड डिजीज़, ये वाला टॉपिक है। तो अब इसमें ये देखना है कि ह्यूमन हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डिजीज़ में कौन कौन से टॉपिक होते हैं जहाँ से पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमें बेहद लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों आइए हम कवर करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ में क्या करना है। इसको हटा लेते हैं, बस इतने से काम चल जाएगा अपना, ठीक है। तो हम थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें पहला जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, इसका पहला जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट तथा कृत्रिम मधुरक। कार्बोहाइड्रेट का आशय है कि ऊर्जा का वो प्रोग्राम जो हम मध्यम वर्गीय लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से सहेज करके और सुधार करके रखा है। अभी हाल फिलहाल मैं गांव में रह के आया हूं, मुझे पता है कि एक आलू और चावल 2 ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्तियों के जीवन को बहुत बेहद तरीके से संभाल के रखे हैं, और मध्यम वर्गीय परिवार इसी कार्बोहाइड्रेट के जरिए अपना पोषण प्राप्त कर पा रहा है खूब तेज ढंग से। तो वो स्थिति यहीं से बनती है। और कृत्रिम मधुरक एक नया टॉपिक है, थोड़ा सा विगत कुछ सालों में सवाल बने हैं। यहाँ यूपी में तो नहीं देखे गए सवाल, एक सवाल सैक्रीन का देखा गया था विगत कई वर्षों में, पर और जो स्टेट की परीक्षाएं हुई वहाँ से सुक्रोलोज या नियोटेम, एस्पार्टेम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर से सवाल बने। तो एक नया ट्रेंड है, तो क्यों ना उसे हम कवर कर लें, देखा जाए कि आखिर क्या है यहाँ से। जी बिल्कुल, तो ये पहला टॉपिक रहा जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से जुड़ा होगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा हम लोग यहाँ से क्या कवर कर सकते हैं जो कि पीसीएस पीटी में बहुत बेहतर हो जाए हमारे लिए, वो है वसा यानी कि फैट। बिल्कुल, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है ये, और हालांकि हम इसे बहुत अधिक भोजन के तौर पर नहीं ले सकते हैं क्योंकि पाचन करने में मुश्किल हो जाएगी, पर अगर 1 ग्राम वसा हम खा लें तो 9 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा हमें मिल जाती है। और अगर 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो 4.2 यानी कि उसका आधा का थोड़ा कम हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर कोई आपसे सवाल करे कि हम ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ से पाते हैं और कहाँ से लेते हैं, तो पाना अलग बात है, लेना अलग बात है। पाते तो वसा से है, लेकिन वसा का अधिक सेवन तो नहीं कर सकते ना। अब आधा किलो घी खाना संभव नहीं है, लेकिन आधा किलो दाल चावल खाना संभव है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो कहने का आशा है कि हम अधिक ऊर्जा लेते कहाँ से हैं, अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, और अधिक ऊर्जा प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं, वसा से, लेकिन उसे हम अधिक ले नहीं सकते हैं। तो ऊर्जा के 2 बड़े स्रोत हमारे पास आपके लिए हैं, और ये हमारे जीवन के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर तीसरी हम बात करें तो वो आता है प्रोटीन। जीवन में या हमारे पूरे शरीर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान है इसका। अगर हम शरीर की आधारशिला कहें या शरीर का पूरा बनावट का एक बड़ा प्रतिभागी इसे कहें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि 80% शरीर के हमारे जो ऑर्गन्स हैं या हम लोग हैं वो प्रोटीन के ही बने हैं। पूरी कोशिकाओं की मरम्मत और कोशिकाओं के निर्माण में इसका बड़ा सा योगदान रहा है। लेकिन एक मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि इन फ्यूचर या कभी अगर हम लोग व्रत पे हैं या किसी लंबे फास्ट पे चले गए और किसी स्थिति में हमें कैसी कोई परिस्थिति मान लो बन जाती है कि कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल पा रहा है और वसा भी नहीं है हाल फिलहाल वहाँ पे, तो ऐसी दशा में कोशिका बनाना ठीक है कि ज़िंदगी बचाना ठीक है। मुझे लगता है कोशिका बनाना छोड़ के ज़िंदगी बचाई जाए। तो ऐसी दशा में प्रोटीन करता क्या है, ये भी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें देना शुरू कर देता है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रोटीन इज़ द नॉट डायरेक्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी। ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है, ये इन केस ऑफ इमरजेंसी का सोर्स है। ये इसका एग्जैक्टली मेन वर्क जो है वो यही है कि प्रोटीन कोशिकाओं के मरम्मत या शरीर के निर्माण में प्रतिभाग करता है। आपने देखा हो गांव में या जिसके घर में भैंस होती है या जिसके घर में दूध वगैरह होता है उसके घर के बच्चे बड़े हट्टे कट्टे से होते हैं, कारण कि उनको प्रोटीन मिलता रहता है। जब प्रोटीन मिलता है तो उनकी कोशिकाएं ठीक ठाक बन जाती हैं, जो कोशिकाएं बनती हैं शरीर काफ़ी बलिष्ठ सा हो जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि प्रोटीन को हम
बॉडी के निर्माण में रखें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, और 2 मेन ऊपर के कार्बोहाइड्रेट और वसा ये ऊर्जा की प्राप्ति के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। इसके अलावा तीसरा जो हमारा पोर्शन होता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरी की पूरी जो साइंस है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रियलिटी बता रहे हैं, और सुनते रहिए बैठ के एकदम दिमाग खोल करके, और यहाँ से आप सुन करके कब नंबर निकाल ले जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा, रियलिटी बताएं। यही स्थिति है साइंस का, बस सुनिए, खूब तेज़ी से सुनिए, और इसको खूब सारे इनके जितने भी MCQs हो सकते हैं वो लगाइए बैठ करके। पीटी तो ऐसे ही निकल जाता है, 25-26 सवाल आते हैं, और वो मुझे लगता है कि 1-2 सवाल छोड़ करके बाकी सारे हल हो जाते हैं। 1-2 सवाल तो अमूमन कुछ ऐसे हो जाते हैं जो कि मुश्किल हो जाता है कि आखिर इसमें क्या लगाया जाए, 2-3 विकल्प एक तरह के दिखने शुरू हो जाते हैं, तो अब उसके लिए तो जान लगा दोगे तब भी संभव नहीं है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत माना 90% कवर हो जाता है, बशर्ते सुने, अच्छे से काम करें, एक नोट्स बना लें, अभी तक जो हम लोगों ने कवर किया इसका एक नोट्स बन जाए, और इस पर ऐसे ही लगातार आगे कार्यक्रम चलाते रहें। इसके अलावा चौथा जो है विटामिन्स, बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है। एक ऑफलाइन क्लास की मैं आपको बात बताऊं, जिक्र करूं तो एक किसी अभ्यर्थी ने पूछा कि कितना प्रोटीन हम खा सकते हैं, तो कितना विटामिन हम खा सकते हैं, तो इसका उत्तर उस समय व्यक्तिगत तौर पे मुझे नहीं पता था कितना प्रोटीन खा सकते, क्योंकि माइक्रोग्राम में बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो जब मैं इस पर काफ़ी काम किया, एक सेमिनार में था तो वहाँ पे कवर हुआ, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक सेशन निकल के आया कि अगर हम 70 साल जिंदा रहते हैं, तो 70 साल जिंदा रहने के दौरान अगर हम पूरे विटामिन्स का कैलकुलेशन करें कितना विटामिन हम खा चुके होंगे, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, केवल 250 ग्राम, यानी ज़िंदगी भर में हम 250 ग्राम प्रोटीन विटामिन्स खा सकते हैं। और विटामिन्स का काम अगर पूछा जाए तो ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को मजबूत कर देता है, अपचयी क्रियाओं को मजबूत करता है, जिससे कि हम और शरीर की रासायनिक क्रियाओं में बेहतरी लाते हैं, और ज़िंदगी को या जीवन को और सक्रिय ढंग से, उचित और सुचारू ढंग से चलाने में अत्यंत सहयोगात्मक भूमिका निभाता है। इसके अलावा हाँ, मैं बता देता हूँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो इसको हम 600 ग्राम पर डे खा सकते हैं, ये हमारे इंटेक वैल्यू है। वसा है तो 40 से 50 ग्राम पर डे हो सकता है। प्रोटीन है तो 50 से 60 ग्राम पर डे हो सकता है। बट विटामिन को माइक्रोग्राम में खाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म वैल्यू होती है इसकी, और पर इसकी आवश्यकता बहुत होती है। अगर ज़्यादा सा भी विटामिन कम हुआ तो तमाम तरह की अभावजन्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि पूर्व में जब हम लोग अशिक्षा और गरीबी से परेशान थे तो ऐसी अभावजन्य बीमारियों से बेरी, अस्कर्वी, सूखा रोग हो जाया करते थे। पर अब तो बहुत ही कम होता है, समाज सुधर गया है, चीज़ें बेहतर हो गई हैं। 2013 से हमारे यहाँ देखो तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आ गया है, गांव में अब सबको चावल और गेहूं मिलना शुरू हो गया है, तो कहानी थोड़ा सा पलटी है, आत्मनिर्भर हो चुका है गांव, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है सब। तो अब थोड़ा सा न्यूट्रिशन से बिलोंग करती हुई चीज़ें थोड़ा सा है, हाँ एक दुखद है चीज़ें कि समस्या क्या है कि अब थोड़ा सा नेगेटिव है कि हम हाईली न्यूट्रिटिकस फूड थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं, यानी कि मोटे अनाजों की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको सुधारा जाए। आगे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर की जो चीज़ें हैं वो है खनिज लवण, ठीक है, तो ये सेशन हो सकता है। इसके अलावा इसी में हम जोड़ लें जल, यानी कि वाटर के बारे में भी सवाल कर सकता है आपसे कि जल कैसे क्या होता है। अच्छा, इसमें और 6 नंबर पे जोड़ें तो क्या हो सकता है? 6 नंबर पे हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें हम कवर करते हैं स्पेशली डीएनए और आरएनए के बारे में। तो ये दोस्तों रहा वो टॉपिक जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से जुड़ा है। अब अंत में एक सवाल बचता है डिडीज़ के बारे में कि बीमारियों से जुड़े कौन कौन से सवाल हो सकते हैं इस पूरे सेशन में। तो हम लोग अगर देखें कि किस तरह की बीमारियों के सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, तो इसको हटा के अगर कवर कर लें कि डिडीज़ से सवाल कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखा जाए, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में अगर देखें कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण है सेशन ये, तो दोस्तों पहली तो बीमारियां प्रोटोजोआ से कवर कर लीजिएगा, या हम लोग करवाएंगे, प्रोटोजोआ से बिलोंग करती हुई। इसके अलावा कवक से बिलोंग करती हुई बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं कवक से। तीसरी कौन सी हो सकती हैं जो कि आपके महत्वपूर्ण है, वो है वायरस, यानी कि विषाणु से बिलोंग करती हुई बीमारियाँ। चौथी कौन सी बीमारियाँ हैं, वो हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से बिलोंग करती हुई बीमारियाँ। अच्छा, स्पेशली संक्रामक बीमारियों की अलग लिस्टिंग कर लेते हैं, संक्रामक बीमारियां। इसके अलावा छठवीं में हम देख लेते हैं तो आनुवांशिक, जेनेटिकली बीमारियां जो होती हैं, जेनेटिक्स की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वहाँ से सवाल आ जाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों पीसीएस-पीटी की तैयारी करते समय एक और ध्यान देना होता है डिडीज़ पढ़ते समय, और वो ये है कि बीमारी तो ठीक है, जैसे अभी भी मैंने जिक्र किया कि कोविड-19 में कौन सा ऑर्गन्स इफेक्टिव हो रहा है, तो बहुत से लक्षण हैं कोविड-19 के, डब्ल्यूएचओ ने बहुत से लक्षण अवेलेबल किए हैं आपके लिए, आपको पता भी होगा, लेकिन एग्जैक्टली फेफड़ा प्रभावित कर रहा है, यानी हमें लंग्स को इफेक्टिव मार रही है। तो ऐसी तमाम बीमारियां हैं, उनसे बीमारियों और बीमारियों से प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में सवाल बनते जा रहे हैं, तो वहाँ से भी सवाल हो सकता है। तो वो हम लोग एक बेहतरीन पैकअप लेंगे बीमारियों का, एक सीरीज लॉन्च कर लेंगे कि ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से ये बीमारियाँ हो रही हैं। देखो, बीमारी याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि किस तरह से कौन सी याद करें, ट्रिक वगैरह आप बनाते हो, जो भी करते हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कुछ नहीं, बस इसको समझिए कि ये कैसे होता है। जैसे अगर हम बात करें पेचिस, तो पेचिस में समझिए एग्जैक्टली हुआ क्यों, ये कहाँ से छोटी आंत को इफेक्ट किया, कहाँ पे फोड़े बनाया, कहाँ से फोड़े बना के फिर ये किस तरह से फोड़ों में जाके दिक्कत हुई, टाइफाइड में क्या हुआ, ऐसी जो बीमारी उसकी कहानी स्टोरी समझिए कि आखिर ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो बस वो कवर हो जाता है। तो ये सेशन रहा। अब अंतिम और लास्ट सेशन है बायोलॉजी का, वो है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम एंड जेनेटिक्स। तो मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा कि प्लांट किंगडम में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, प्लांट किंगडम से अभी क्या है कि थोड़ा सा सवाल बनने लगे हैं, और सवाल ये बन रहे हैं कि थोड़ा सा तो प्लांट मॉर्फोलॉजी से सवाल बनते हैं और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम से बनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से पढ़ेंगे। पहला तो इसका वर्गीकरण हम कवर कर लेंगे प्लांट किंगडम का, और वर्गीकरण में आपको पता है इनके 5 वर्ग होते हैं। थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, और चौथा होता है एंजियोस्पर्म, और पांचवा जो ग्रुप होता है वो होता है जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल। तो ये 5 समूह होते हैं अपनी पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं, अब वो चाहे छोटा सा पौधा हो चाहे बड़ा सा बरगद का पौधा हो, वो इन्हीं 5 में शामिल हो जाता है। अब इन्हीं का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं और इन्हीं के आधारित होकर के सारा कुछ बता सकते हैं कि किस वर्ग का कैसा कौन सा पौधा है। बड़ा आसान सा हो जाता है। इसके अलावा इसमें अगर कौन से टॉपिक है जो कि प्लांट किंगडम में सवाल कर सकते हैं, तो वो है प्लांट किंगडम में और जो सवाल हो सकता है वो है, दूसरा अगर देखें तो वो है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन। और तीसरा जो बन सकता है ऐसे सवाल, वो बन सकता है पादप कार्यकी से। पादप कार्यकी। अच्छा, पादप कार्यकी में क्या क्या हो सकता है? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज वगैरह के बारे में सवाल करता है। दोनों में डिफरेंस आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उससे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है, या पत्ती के एक वर्ग क्या हो सकते हैं, पत्ती के आधार पर पौधों के प्रकार क्या हो सकते हैं, कौन से C3 पौधे हैं, कौन से C4 पौधे हैं, कौन से कैम पौधे हैं, इनके तमाम जो सवाल हो सकते हैं। स्टोमेटा क्या है, किस तरह से होता है, वो कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, इस तरह के जो सवाल अभी नए बन रहे हैं वहाँ से सवाल कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इफेक्टिव कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, अधिक तापमान में सहने वाली पत्तियाँ कौन सी हो सकती हैं, इनमें विशेष रंगों पर किस तरह का फोटोसिंथेसिस होता है, किस रंग पे कम फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसे तमाम सवाल, या प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो सवाल बन सकते हैं वो पीटी में पूछे जाने योग्य सवाल दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक थोड़ा सा ट्रेंड आया है, हालांकि ये मैटर तो एग्रीकल्चर का है, फिर भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1-2 सवाल अभी, हालांकि पिछले वर्षों में थोड़ा कम हुआ है, फिर भी महत्वपूर्ण है कि कौन सी वैरायटीज़ की कौन से नाम, बीजों के वैरायटी, जैसे धान की 6444, ऐसे तमाम जो नाम होते हैं बीजों के, वो वैरायटीज आपसे यहाँ से क्लिक की जा सकती है। तो उस पर हम लोग थोड़ा सा एक लिस्टिंग कर लेंगे कि कौन सी वैरायटी, अमूलचूल चीज़ें, अब वैरायटी तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, अमूलचूल चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो ये प्लांट का रहा। इसके अलावा एनिमल किंगडम में आपको याद होगा, आपने नाम सुना होगा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ऐसे तमाम जो संघ होते हैं उनके बारे में कवर करना। इसके अलावा जेनेटिक्स के बारे में कवर करना। तो ये मोटी मोटी जानकारी रही उन बायोलॉजी सेशन की जो कि हम लोग कवर करेंगे। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ फिजिक्स में क्या होता है या केमिस्ट्री में क्या होता है, तो दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री का बड़ा मोटा सा आंकड़ा है, मैं उसको भी कवर कर लेता हूँ जल्दी से, उसके बाद फिर आपको आगे ले चलते हैं। तो देखते हैं, जितना हमें बायोलॉजी पे काम करना होता है उतना फिजिक्स पे नहीं करना होता, थोड़ा सा चीज़ें आरामदायक हो जाती हैं। फिर भी हमने अभी भी जो आंकड़ा आपको समझाया था कि 30% के आसपास सवाल बनते हैं यहाँ से, तो महत्वपूर्ण तो है ही वो।
तो अगर हम आपको बताएं कि भौतिक विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, दोस्तों भौतिक विज्ञान को आप दो हिस्सों में बांट करके पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। पहला तो मूलभूत भौतिकी और दूसरा अनुप्रयोगात्मक। एप्लीकेशन वाली भौतिकी। अब इसमें मूलभूत में क्या कर सकते हैं, मूलभूत में हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो कि बहुत ही पुराने ज़माने के हैं, या यूँ कहें कि पहले हम लगातार पढ़ते आए हैं। मूलभूत का आशय हो गया कि आपसे वो जानकारी लेनी चाहिए, आपसे वो जानकारी की इच्छा होगी या उम्मीद होगी, जैसे कि न्यूटन के गति विषयक नियम क्या होते हैं, दूरी क्या है, विस्थापन किसे कहते हैं, अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, इसके अलावा ध्वनि क्या है, तरंग क्या होती हैं। तो ये तमाम छोटी मोटी जानकारियाँ होती हैं, और जो अप्लाइड होता है वो कैसे होता है उसको हम समझाते हैं आपको। इसमें टॉपिक क्या होगा, पहला तो परमाणु भौतिकी हम देख सकते हैं, एटॉमिक फिजिक्स देख सकते हैं। अब एटॉमिक फिजिक्स एक मूलभूत है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। परमाणु की परिभाषा पूछनी है, परमाणु विखंडन क्या है, नाभिक की संलयन क्या होता है, ये तमाम जानकारी लेनी है। लेकिन अगर इसको हम यूटिलाइज करें आज के प्रेजेंट टाइम में, तो आपने लार्ड हेड्रोन कोलाइजर का नाम सुना होगा, जहाँ पर हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में काम कर रहे हैं, या हाल फिलहाल में अभी कुछ चीज़ें हुई हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में बात हुई है, तो यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं करंट के अगर बेसिस किया जाए तो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से एक सवाल हर साल थोड़ा सा बन रहा है पीसीएस पीटी में, तो जैसे मोबाइल चार्जर से बिलोंग करता हुआ सवाल या एलईडी से जुड़ा हुआ सवाल, ऐसे तमाम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से उठा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से टॉपिक हो सकते हैं मूलभूत में, तो बस इनको यहाँ पे यूटिलाइज करना है, और हमें दोनों देखना है कि इसका मूलभूत सीखना है, मूलभूत सीख करके इसका यूज़ कहाँ कर लेना है ये भी चेक करना है, क्योंकि फिजिक्स का आशय ही है सिविल सेवाओं में अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, इसके अलावा हम प्रकाश पढ़ सकते हैं, ध्वनि टॉपिक हो सकता है, तथा तरंग। इसके अलावा ऊष्मा तथा ऊष्मा गतिकी। इसके अलावा अगर देखें तो विद्युतकी। अब विद्युतकी में देखा जाए तो विद्युतकी और इलेक्ट्रॉनिक्स तकरीबन एक दूसरे से बिलोंग करते रहते हैं, पर विद्युतकी का आशय है कि वो पुराने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो बहुत पहले यूज़ हम किया करते थे, जैसे कि अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर हो गया, या हम बात करें हीटर हो गया, डायनमो हो गया, ये सब बहुत पुराने ज़माने के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं। बल्ब हो गया, अब बल्ब से क्रॉस करते करते हम CFL तक आ गए, CFL से LED आ गए, तो LED अगर आ गया तो LED के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स आना होगा, और बल्ब की अगर बात करें तो विद्युत की कवर करना होगा। या इससे एक सवाल और बनता है यहाँ पे विद्युत की में PCS PT जैसे एग्जाम्स में, वो ये बनता है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसकी आप यूनिट काउंट करो, कितनी यूनिट आई, उसके फार्मूले जो होते हैं वो कवर करना होगा। तो ये तमाम सवाल विद्युत से बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से मूलभूत फिजिक्स में सवाल हो सकते हैं जो कि आपको पढ़ना है, तो वो चुंबकत्व से जुड़े सवाल भी आ सकते हैं, मैग्नेटिज्म से सवाल आते हैं, तो उसको देख लेना होगा। जब हम लोग सेशन पे काम करेंगे तो इसको पूरा कवर करेंगे। तो फिजिक्स का आशय केवल और मात्र केवल इतना है, अप्लाइड फिजिक्स सीखना है हमें। और हाँ, एक और टॉपिक छूट रहा है यहाँ पे, यांत्रिकी, मैकेनिक्स, जो कि अप्लाइड में आता है। मैकेनिक्स चेक कर लेना है। मैकेनिक्स में ये देखना है कि अदिश सदिश राशियाँ क्या हैं, इसके अलावा बल, दूरी, कार्य, विस्थापन, समय, यांत्रिक तरंगें, इसके अलावा हम बात करें तो किस तरह की यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, ऐसे तमाम प्रोग्राम। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्व किसे कहते हैं, इसके अलावा उत्तोलक क्या है, घर्षण बल क्या होता है, ऐसे तमाम जो सेशन होते हैं मैकेनिक्स के वो कवर होता है, और यहाँ से सवाल भी खूब ठीक ठाक बनते हैं। जी बिल्कुल, मैकेनिक्स में ही जो न्यूटन के गति विषयक नियम है वो इसी में शामिल है, और इसे हमें कवर करना होता है। तो कहने का आशा है कि फिजिक्स का मतलब है हमें मूलभूत फिजिक्स के साथ साथ अप्लाइड फिजिक्स पर बेहद ध्यान देना है, और वहीं से खूब सारे सवाल बनने। इसके अलावा फिजिक्स से जुड़े हुए पूर्व के आए हुए सवालों को जितना हो सके उतना हमें हल करना है। अब विश्वास मानिएगा,
पीसीएस प्री परीक्षा में एक भी सवाल फंसने वाला तो नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आपसे नहीं क्लिक करता है, किसी भी तरह का ऐसी हार्ड फिजिक्स आपसे नहीं पूछने वाले हैं या आपको तनाव में दे देंगे। बहुत आसान सा सीखने का तरीका है बस खाली, और इसे आप कर ले जाओगे, बहुत आसान है। और हम जब क्लास करेंगे, क्लास में हम लोग बहुत आसानी से समझा लेते हैं और उचित तरीके का बिल्कुल सारगर्भित नोट्स लेकर चलते हैं, सारगर्भित चीज़ों को पढ़ाते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में वही सीधे आए, ओरिएंट हो और आप ढेर सारा एक्सरसाइज करें। इसका एकमात्र विकल्प है ऐसे एग्जामिनेशन के लिए, पढ़ने के साथ साथ खूब सारी एक्सरसाइज करना। तो ये सारी बातें रहीं फिजिक्स में। मैं लगे हाथ आपको केमिस्ट्री समझा देता हूँ कि कैसे वहाँ पे कवर करना है हम लोगों को। दोस्तों, रसायन विज्ञान की अगर कोई बात करें तो यहाँ पर एक बात समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण है। रसायन विज्ञान को अगर हम यूँ लिख दें कि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के उपयोग, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि रसायन विज्ञान में कभी भी आपसे ना किसी तरह का सूत्र पूछ सकता है, ना ही कोई फार्मूला पूछते हैं ऐसे एग्जाम्स में, केवल दैनिक जीवन में उपयोग पूछते हैं। तो रसायन विज्ञान के जो 3 मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कुछ तो नहीं है, हमें बस विलयन चेक करना है, अम्ल क्षार लवण चेक करना। अब देखिए, अम्ल क्षार लवण पढ़ते समय हमें ये देखना है कि किस प्रकार के पदार्थ में कौन सा अम्ल है, कैसा क्षार है, कहाँ पे लवण क्या होते हैं, बस ये चेक करना है। इसका बहुत ज़्यादा हमें इसका ये न्यूमेरिकल या इसके किसी फार्मूले के ऊपर परेशान नहीं होना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कभी आयरन की बात है, लोहे की बात है, तो लोहा हमें ये देखना है कि लोहे से स्टील कैसे बनता है, उसमें क्या मिलाया जाता है, इसका यूज़ कहाँ पे है। हमें Fe नहीं भी आ रहा है तब भी काम चल जाएगा, फिटकरी का सूत्र नहीं पता तब भी काम चलेगा, लेकिन फिटकरी का यूज़ कहाँ है, ब्लड क्लॉट करा रहा है, वो ये पता होना बहुत आवश्यक है। अब थोड़ा सा और कवर करना होता है कि हाल फिलहाल में क्या सवाल उठे हैं, क्या नहीं उठे हैं, खाने का सोडा, धावन सोडा, ऐसे तमाम जो नाम होते हैं उनको कवर करना होता है रसायन विज्ञान में। अब ये मैं एक मोटी एग्जांपल के तौर बता दे रहा हूँ कि अगर मैं ये पेन पकड़ा हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए ये किस तरह के प्लास्टिक का बना है, थर्मोप्लास्टिक का है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। अगर ये हम मेटल उठा के देख रहे हैं तो मेटल कैसा मेटल है कि नॉन मेटल है, इसमें पेंट है किस तरह का पेंट है, कैसी डाई लगी है, ऐसी जो डेली यूज की चीज़ें हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर कि अगर मैं बात करूं कि ये सैनिटाइज़र है, तो अगर ये सैनिटाइज़र है तो इसमें कितना % अल्कोहल है, अल्कोहल है तो अल्कोहल कितने प्रकार का होता है, मैथिल अल्कोहल क्या है और एथिल अल्कोहल क्या है, जहरीली शराब का प्रकरण कैसा होता है, या मेडिसिन की बात करें तो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं कि एनाल्जेसिक हैं कि इसके अलावा एंटी फंगल हैं, कैसी वो मेडिसिन है, मेडिसिन का दुरुपयोग कितना हो रहा है, ये चेक करना है। तो रसायन विज्ञान का सीधा सीधा असर है दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का उपयोग, वो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। तो कहने का ऐसा है रसायन विज्ञान में बहुत तनाव नहीं लेना है, बहुत आसान तरीके से डेली यूजेज इन केमिस्ट्री कवर कर लेनी है, वहीं से काम हो जाएगा। इसके बाद बात आती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे कवर की जाए। तो अभी यूपीपीसीएस की अगर मैं बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत तनाव लेने की आवश्यकता हाल फिलहाल तो नहीं नज़र आ रही है। कारण कि अगर हम यूपीएससी की बात कर रहे होते तो वहाँ तो साइंस एंड टेक के लिए बहुत कुछ करते या बहुत कुछ करना होता, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम सवाल वहाँ से आते, पर यहाँ पे मैक्सिमम सवाल अभी नहीं है। इसलिए इस लिहाज से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स के पुट हमें कवर कर लेने होते हैं, और थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हो जाए तो सोने पे सुहागे की बात है। तो इतनी सी हमारी बातें रही, इतनी सी परिचर्चा रही हमारे इस पूरे प्रोग्राम की कि पूरे पीसीएस पीटी के दौरान हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में खास करके किस तरह से कवर अप कर लेना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। अब चलते चलते मैं आपको ये समझा दूं कि हमारा पाठ्यक्रम तो कवर हुआ, हमारा अंक बाहर भी कवर हुआ, हमारे पाठ्य स्रोत क्या हो सकते हैं। दोस्तों, अगर पीसीएसपीटी की बात करें तो अगर आपको समय है, बिल्कुल आप 6 से लेकर के 10 तक एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। इससे आप काफ़ी मजबूत हो सकते हैं और अधिक तीव्र गति से समझने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। यदि नहीं समय है तो तनाव नहीं लेना है, क्लासेस तो आप करने ही जा रहे हैं तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, क्लास नोट्स पे बेहद ध्यान देना है। लेकिन हाल फिलहाल ये बात मान के चलिए कि आज के जो एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है वो बेस्ड है फुली करंट अपडेट पर। तो आपको एक न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन जैसे विज्ञान प्रगति, साइंस रिपोर्टर या योजना या कुरुक्षेत्र में से कोई भी जो साइंस से इशूज़ में आ रहा हो वो कवर कर लेना है, और नई चीज़ों पर बिल्कुल शार्प नज़र रखनी है जिससे कि एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। ये आपकी पाठ्य सामग्री है। मैं बिल्कुल सावधान करूँगा, किसी भी गाइड या किसी भी कुंजी के भरोसे आप काम ना करें। बस कोशिश करें कि पूर्व में आए हुए सवालों को खूब तेज़ी से हल करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। और खूब सारे MCQ पे काम करें
और क्लास नोट पर भरोसा करें और अपनी चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। हमेशा ध्यान दीजिएगा, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, बस यही एक साधन है और यही एक साधन है जिससे कि हम लोग पीटी निकाल सकते हैं। तो बस आज की सेशन के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है और हम लोग बात करते हैं और किसी नए सेशन पे मिलते हैं, तो ये देखते हैं कि आखिर कौन से टॉपिक कैसे पढ़े जा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।